हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो हमारी बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत आज हम पहला जो पॉइंट है या बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, वो कौन से कारक या वो कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से हम कुछ द्रव्यों में अंतर कर पाते हैं। एक द्रव्य को हम सजीव और दूसरे द्रव्य को निर्जीव किन आधारों पर कह सकते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आज का हमारा ये जो डिस्कशन है वो बेस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड पेपर है उसकी जो यूनिट थर्ड है, आप कहें कि जो थर्ड पेपर है विज्ञान और तकनीक का, उसकी जो यूनिट थर्ड है जीव विज्ञान, उसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है या हमारे आसपास का जो परिवेश है जिसमें पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर का भी ये खगोलीय क्षेत्र और पूरा ब्रह्मांड वगैरह शामिल है। इस ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो इसमें हम दो घटकों को शामिल कर सकते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का निर्माण केवल दो ही घटकों से हुआ है और इन दोनों घटकों का हम द्रव्य और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखिए द्रव्य और ऊर्जा क्या होते हैं। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो, जो इस प्रकार से स्थान घेरता हो या जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, वो सब द्रव्य कहलाता है। और ऊर्जा जिसमें न तो द्रव्यमान होता है ना वो इस प्रकार से स्थान घेरती है, लेकिन फिर भी द्रव्य को कार्य करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने हमारे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी किए हैं। तो आप इस तरह से जब केमिस्ट्री की सीरीज को एक बार जाकर के चेक कीजिए और उसमें जो पहला पॉइंट है मैटर से रिलेटेड, तो उसमें इन सारे पॉइंट्स को हमने बड़ी डिटेल से स्टडी कर रखा है। तो यहाँ पर उतना टाइम ना देते हुए हम सिर्फ एक जनरल बात कर लेते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा, और फिर उसके आगे प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो द्रव्य यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर गुण है किसी में भी तो वो द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा। अब यहाँ पर जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में या आप कहें कि हमारे आसपास के परिवेश में द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक द्रव्य जिसे हम सजीव के नाम से जानते हैं और दूसरा जो द्रव्य है जिसे हम निर्जीव के नाम से जानते हैं। या आप कहें कि द्रव्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, यानी सजीव और निर्जीव। अगर आपसे पूछा जाए कि सजीवों और निर्जीवों में अंतर क्या है और इसे एक लाइन में बताना है, तो यहां पर आंसर होगा कि सजीवों और निर्जीवों में अंतर है जीवन का। यानी जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, वो तो है सजीव, यानी जीवन सहित, सजीव यानी जीवन के सहित। और जिसमें जीवन नहीं है वो है निर्जीव, यानी जीवन के बिना, निर्जीवन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर जिस द्रव्य में जीवन है तो वो सजीव कहलाएगा और जिसमें जीवन नहीं है उसे हम निर्जीव के नाम से निर्जीव के नाम से जानेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न तो यही आ जाता है कि भाई ये जीवन या जिसे हम लाइफ कह रहे हैं वो क्या होती। अब एक फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीवन के लिए कह दिया जाता है कि भाई जीवन जो है वो निरंतर सीखने का नाम। बात सही भी है, लेकिन बायोलॉजी में हम जीवन की परिभाषा इस तरह से नहीं देंगे। बायोलॉजी में हम जीवन को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जीवन बेसिकली एक अवस्था है, एक स्टेट है जिसमें कुछ विशेष लक्षण या गुण पाए जाते हैं। और ये विशेष लक्षण या गुण जिस द्रव्य में होंगे उसे हम सजीव कहेंगे और जिस द्रव्य में नहीं होंगे उसे हम निर्जीव के नाम से जानेंगे। तो यहां पर अगर आप परिभाषा देखें तो आप कह सकते हैं कि जीवन एक अवस्था, एक स्टेट है जिसमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। अब ये विशेष लक्षण क्या होता है हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जब ये विशेष लक्षण किसी द्रव्य में, किसी पदार्थ में हो तो उसे हम सजीव और जिसमें नहीं हो उसे हम निर्जीव कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर आप बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास देखेंगे। आपको कहीं पर इस प्रकार से वाहन, कहीं पत्थर, कहीं पेड़ पौधे, जीव जंतु या अन्य प्रकार के जो भी पदार्थ हैं वो दिखाई देंगे। अब इन पदार्थों को आप द्रव्य कह सकते हैं या ये सभी पदार्थ जो है वो मैटर है। लेकिन अगर आप इनमें अंतर देखेंगे तो कुछ द्रव्य जो है वो कुछ विशेष गुणों के युक्त हैं और बाकी जो द्रव्य हैं उनमें ये विशेष गुण, लक्षण अनुपस्थित होता है।
तो ये जो विशेष गुण लक्षण, जैसे हम जीवन के लक्षण कह सकते हैं, अगर ये किसी द्रव्य में होंगे तो वो सजीव कहलाएगा, और अगर ये किसी द्रव्य में अनुपस्थित होंगे तो वो निर्जीव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए रोड पर एक तरफ एक कोई बड़ा सा पत्थर है और दूसरी तरफ उस पर कोई जंतु वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता वगैरह पास में उसके बैठा है, तो आप कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर ये अंतर कर पाएंगे कि कौन सा जो द्रव्य है वो सजीव है और कौन सा द्रव्य निर्जीव है। तो इन लक्षणों को हम जीवन के लक्षण या सजीवों के लक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये हम इन्हीं पर बात करते हैं आज के इस लेक्चर में कि ये जीवन या सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लक्षणों को, कौन कौन से मुख्य लक्षणों को हम शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि यानी ग्रोथ की, फिर हम बात करेंगे भोजन या पोषण की आवश्यकता, यानी जो फूड और न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे उपापचय, फिर उसमें हम देखेंगे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, मतलब ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लीजिएगा कि पहले कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन देखेंगे और फिर हम उपापचय क्रिया को देखेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे गति या मोशन की, फिर अगला पॉइंट देखेंगे अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, फिर हम बात करेंगे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन या जनन और निश्चित जीवन काल, और अंतिम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डेथ या मृत्यु। तो ये सब लक्षण जो हैं वो सजीवों के लक्षण कहलाते हैं। अब ये सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल रहती है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। देखिए दोस्तों, वृद्धि या ग्रोथ क्या होती है? तो वृद्धि या ग्रोथ को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक यहां पर एक डायग्राम, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आप देखिए कि सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा अंकुरण हुआ और समय के साथ में ये अंकुरण जो है वो धीरे धीरे विकसित होता हुआ एक बड़े पेड़ या एक बड़े से पौधे में बदल गया। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनके शरीर का आकार परिवर्तित होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसमें एक अंडे से विकसित होकर के एक मुर्गे का जीवन दिखाया गया। तो यहां पर आप देखिए कि समय के साथ में इस सजीव के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, इसके आकार में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि समय के साथ सजीवों का आकार बदलता है और इसे वृद्धि कहा जाता है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। आप अगर मान लीजिए किसी निर्जीव वस्तु को, किसी टेबल वगैरह को एक जगह पर रखे रहें, तो सालों साल बीतने के बाद में भी इसके शरीर में कोई परिवर्तन या इसका कोई इस प्रकार से आकार में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। तो सजीवों में एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, और ये जीवन या सजीवों का लक्षण। अगला पॉइंट हम देखते हैं भोजन या पोषण की आवश्यकता। ये सभी सजीवों को जब तक वो जीवित है तब तक उन्हें भोजन या पोषण की आवश्यकता होती है, यानी उनको अपने शरीर की वृद्धि, विकास या अन्य आवश्यकताओं के लिए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। और आप चाहे सजीव को किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए, जब तक उसमें जीवन है, जब तक वो जीवित है, तब तक उसे भोजन या पोषण की आवश्यकता पड़ती ही है, या भोजन की आवश्यकता तब तक बनी ही रहेगी। तो क्या है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा और विभिन्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसे वे भोजन से ग्रहण करते हैं। तो हर जीव की आवश्यकता है भोजन या पोषण। तो यहां पर आप एक चित्र में देख सकते हैं कि प्रत्येक सजीव जो है वो इस प्रकार से पोषण पर निर्भर करता है, भोजन की आवश्यकता उसे बनी रहती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, यानी सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी सजीवों का निर्माण सेल्स या कोशिकाओं से होता है। अब ये सेल्स या कोशिकाएं क्या होती है? तो ये कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनसे सजीवों का निर्माण हुआ है। अब कोशिकाएं खुद किस प्रकार की होती हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, इनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, ये हम आगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जीवों के शरीर में छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा उनके शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, और इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं को हम कोशिकाएं कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी सजीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं जो है वो आकार में बहुत छोटी होती है,
सामान्यतः कोशिकाएं इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी होती हैं, यानी हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख पाते हैं। कुछ एक कोशिकाएं हैं जो आकार में इतनी बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे जो पक्षियों वगैरह के जो अंडे हैं, शुतुरमुर्ग वगैरह का अंडा जो है वो एक कोशिका है, लेकिन इतनी बड़ी कोशिका है कि जिसे बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। बाकी अन्य सभी कोशिकाएं जो है वो इतनी छोटे आकार में होती है कि उनको सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रत्येक सजीव जो है वो कोशिकाओं का बना होता है। अब कोशिकाओं में कुछ सजीव जो है, या इस पूरे जीव जगत में कुछ जीव जो है वो बहुत छोटे हैं और कुछ जीव जो है वो काफी बड़े हैं। तो इनमें अंतर यह है कि जो जीव छोटे हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या काफी कम होती, और जो जीव जितना बड़े आकार का होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी अधिक होगी। तो कोशिकाओं की संख्या जो है वो इस प्रकार से अगर कम ज्यादा है तो शरीर की जो आकृति है, शरीर का जो आकार है वो भी कम या ज्यादा होता है। कोशिकाएं जब इस प्रकार से आपस में जुड़ जाती हैं तो उत्तक, और उत्तकों से अंग, और अंगों से अंगतंत्र वगैरह बन करके शरीर का निर्माण होता है। तो अगर आप मानव के जीवन में देखें तो एक मानव में इस प्रकार से जैसे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होगा, और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो प्रत्येक सजीव कोशिका का बना होता है। यहां पर एक अपवाद जो है वो डिस्कस कर लेना ठीक रहेगा। देखिए, अपवाद के तौर पर यहां पर आप विषाणु या वायरस को ले सकते हैं। देखिए, वायरस कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं। यानी जो विषाणु है, वायरस है, इन्हें सजीव भी माना जाता है और निर्जीव भी। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी इकाई एक तरफ सजीव भी है और दूसरी तरफ निर्जीव भी? तो इसका कारण कुछ इस तरह से दिया जाता है कि जब विषाणु या वायरस किसी जीवित कोशिकाओं के बाहर होते हैं, यानी वातावरण में किसी सतह पर, किसी अन्य जगह पर उपस्थित है, तो वो बिल्कुल निर्जीवों की तरह व्यवहार करेंगे। उनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिसकी वजह से हम उन्हें सजीव कह सकें। लेकिन जब ये वायरस किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो सारी संरचनाएं, वो सारी प्रक्रियाएं दोहराने लगते हैं जिनके द्वारा कोई जीव वृद्धि करता है, पोषण प्राप्त करता है। या आप कहें कि जब ये वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो सजीवों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। यानी कोशिकाओं के बाहर ये निर्जीव अवस्था में बने रहते हैं और कोशिकाओं के अंदर ये सजीव बन जाते हैं। इसीलिए इनको सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इस विषाणु में किसी प्रकार का कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसा जीव बताइए, कोई ऐसी संरचना जो कि इस प्रकार से जीवों की तरह व्यवहार करती है लेकिन उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर होगा वायरस, विषाणु। बाकी सभी जीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े जीव जैसे जिसमें वेल वगैरह आते हैं, उन सब की बात करें, सबका शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना है। अगला जो लक्षण है सजीवों का वो है उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जीवों के शरीर में कुछ क्रियाएं लगातार चलती रहती, जैसे कुछ क्रियाएं इस प्रकार से जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होगा और उसकी वजह से वृद्धि वगैरह की प्रक्रिया होगी, और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिनमें कुछ विघटन या कुछ इस प्रकार से पदार्थों को तोड़ा जाता रहेगा। तो ये जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। तो यहां पर आप परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं कि सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन वगैरह, ये सब संयुक्त रूप से उपापचय क्रिया कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। आप इसे साधारण तरीकों से या साधारण शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि जीवों के अंदर कुछ जैविक क्रियाएं होती रहती और इन्हीं जैविक क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो क्रियाएं हैं वो किस किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो इसकी वजह से शरीर जीवों में वृद्धि होती है, विकास होता है, प्रजनन यानी जो रिप्रोडक्शन, अनुकूलन, अडेप्टेशन वगैरह की प्रक्रियाएं सम्मिलित प्रक्रियाओं के लिए ये उपापचय आवश्यक होता है। शरीर में इन उपापचयों को दो प्रक्रियाओं में बांटा जाता है, एक जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरा जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दोनों में अंतर यह है कि एनाबॉलिज्म यानी जो उपचय है, इसमें शरीर के अंदर निर्माण की गतिविधियां शामिल है,
जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदल जाना, शरीर की वृद्धि होना, ये सारी प्रक्रियाएं एनाबॉलिज्म के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। और शरीर में जो भी विघटनकारी प्रक्रियाएं हैं उनको हम, या जो विघटन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, विघटनकारी जो प्रक्रियाएं हैं, उनको हम कैटाबॉलिज्म में सम्मिलित करते हैं। जैसे श्वसन। अब श्वसन किस प्रकार से कैटाबॉलिज्म में शामिल होगा? तो ग्लूकोज को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है श्वसन की प्रक्रिया में, इसीलिए इसे कैटाबॉलिज्म या विघटनकारी प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं चित्र में कि भोजन में जो भी ऊर्जा है इसको इस प्रकार से पहले सरल भोजन में बदला जाएगा, जिसकी वजह से इस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। तो ये प्रक्रियाएं जो शरीर के अंदर लगातार चलती रहती हैं, इन्हें हम मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद बात करें गति की, मोशन की। तो कि सजीवों में गति होती, गति का मतलब है कि इस प्रकार से सजीवों में अपने जो भी संरचनाएं हैं उनको मूव करने की, उनको इस प्रकार से जो है मोशन में लाने की प्रक्रिया होती। अब जो पौधे हैं उनमें गति एक ही स्थान पर स्थिर रहकर होती, लेकिन जो जंतु है उनमें गति की प्रक्रिया स्थान बदलकर होती है, जिसे हम गमन के नाम से भी जानते हैं। तो पौधों में इस प्रकार आप देखेंगे कि एक पौधा है जो सूर्य की प्रक्रिया की तरफ मुड़ जाता है, मतलब जो पौधे हैं वो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, और जो जीव जंतु हैं वो इस प्रकार से स्थान परिवर्तन करते हैं। तो ये जैसे बेसिकली एक स्थान पर स्थित गति हो जाएगी, और इसे हम गति में गमन के अंतर्गत शामिल करते हैं, लोकोमोशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये भी एक गुण है सजीवों का। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की। अनुकूलन को समझने से पहले हम यहां पर कुछ चित्र देखते हैं। जैसे एक पहला चित्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक पॉलर बियर या ध्रुवीय भालू दिखाया गया है। एक दूसरा चित्र है जिसमें रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट दिखाया गया है। तीसरे चित्र में आपको यहां पर एक मछली की संरचना दिख रही होगी, और इस चौथे चित्र में आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये चारों जीव जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। यानी अगर हम बात करें ध्रुवीय भालू की, तो ये एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम मिलता है, या जो वातावरणीय दशाएं हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कम तापमान वाली, जैसे आप कहें कि जो तापमान की दशाएं हैं वो बहुत ही इस प्रकार से अति निम्नकारी या अति निम्न तापमान की प्रक्रियाएं शामिल है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप देखिए कि इसके शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हो गई है जिससे ये उस वातावरण में रहने में सक्षम हो जाता है। या इसी तरह से आप देखिए कि रेगिस्तान के क्षेत्र में जो तापमान और जल की जो दशाएं हैं वो काफी प्रतिकूल हैं। फिर भी ऐसी जगहों पर ऊंट जो है वो किस प्रकार से सर्वाइव कर पाता है, इसके लिए हम जानते हैं कि उसके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाता है, मतलब पानी का स्टोरेज होना, ये कुबड़ जैसी संरचना मिलना, या पैरों का गद्देदार होना, या इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो प्रक्रियाएं इसके शरीर में शामिल। इसी तरह से क्या कारण है कि मछली जो है वो जल में रह पाती है और साथ ही जल में आसानी से तैर भी पाती है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसके शरीर में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे श्वसन के लिए जो गिल्स वगैरह हैं, या इसी प्रकार से मान लीजिए कि जो फिन्स वगैरह या जो पेड़ जो उपांग है जिसकी वजह से इसमें तैरने में सहायता मिलती है, धारारेखी शरीर होता है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी संरचनाएं इनके शरीर में विकसित हो गई हैं। जैसे शरीर में जो हड्डियां हैं वो खोखली पाई जाती हैं, अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, शरीर जो है वो इस प्रकार से काफी हल्का रहता है जिसकी वजह से उड़ने में सहायता मिलती है। तो जीवों के शरीर के अंतर्गत वे विशेषताएं, वे संरचनाएं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में रहने में सक्षम बनाती है, इस संरचनाओं को, इस विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं। यानी जो सजीव जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण के अनुसार अपने आप में कुछ ऐसे लक्षण विकसित कर लेता है जिससे वो उस वातावरण में आसानी से रह सके, और इन्हीं लक्षणों या विशेषताओं को विकसित करने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती। तो अडेप्टेशन में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने स्थान में, मतलब अपने निवास में रहने के लिए, अपने निवास स्थान में रहने के लिए अलग अलग परिवेश और परिस्थितियों को अपनाकर उसमें रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जीव जंतुओं का अनुकूलन या अडेप्टेशन कहा जाता है। यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में रहने के लिए जीव जो है वो कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे हम अनुकूलन कहते हैं।
अगला पॉइंट है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सजीव जिस वातावरण में रहते हैं, अगर उस वातावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है तो सजीव उसके प्रति क्रिया करते हैं, और यही जो क्रिया है उसे हम रेस्पॉन्स या अनुक्रिया कहलाते हैं। अनुक्रिया का मतलब होता है किसी उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें कि मान लीजिए अचानक से जो है वो गर्मी बढ़ जाए तो हम एसी, कूलर, पंखे वगैरह का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, या अचानक से मान लीजिए कि ठंड बढ़ जाए, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए तो हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया मानव द्वारा अपनाई जाती है, ये उस परिवेश में होने वाले जो परिवर्तन है, यानी उद्दीपनों के प्रति की गई अनुक्रियाएं, और ये सभी सजीवों में पाई जाती। तो जो अनुक्रिया है वो क्या है कि सजीव अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, और जिसे हम उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। अब कोई अगर निर्जीव वस्तु है तो उसके आसपास टेम्परेचर वगैरह अन्य प्रक्रियाएं किस प्रकार से बदल रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी अवस्था में लगातार बना रहेगा। तो जो सजीव है उनमें इस प्रकार से रिस्पॉन्स होता है, और ये सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद है जनन, रिप्रोडक्शन। देखिए, सजीवों में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को, इस जैविक प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। तो सजीवों में अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन या जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का, और इसी के द्वारा नए सजीव जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। उसके बाद है निश्चित जीवन का। कोई भी सजीव जो है वो अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। एक समय के बाद उसकी सारी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती, तो वो समय जब तक उसमें जैविक क्रियाएं बनी रहती है वो उसका निश्चित जीवन काल या लाइफ स्पैन कहलाता है। तो सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे आप देखिए कि मानव में इस प्रकार से बच्चों से लेकर के वृद्धों तक का, और उसके बाद में जो सारी जैविक क्रियाएं खत्म होने तक का जो समय है वो उसका जीवन काल कहलाता है। सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल है, कुछ का कम है, कुछ का ज्यादा है। जैसे मनुष्यों की जो आयु है वो लगभग 100 वर्ष मानी जाती, तो उसी तरह से मान लीजिए कि जो डॉग्स वगैरह हैं उनका जीवन काल 12 वर्षों का माना जाता है। या इसी प्रकार से जो कछुए वगैरह उनका जीवन काल काफी अधिक, 300-400 साल तक उनका जीवन काल माना जाता है। लेकिन 300-400 साल भी एक समय के बाद में तो समाप्त हो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव जो है वो अनंत काल तक या हमेशा ही जीवित रहे। एक समय के बाद में उनकी सारी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक निश्चित जीवन काल तक ही जीवित रहता है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला और लास्ट पॉइंट है कि सजीवों में मृत्यु भी होती, यानी एक समय के बाद उनकी सारी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती, और इसी अवस्था को जिसमें सारी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाएगी उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो जब जीवन के सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं तो यह अवस्था मृत्यु कहलाती। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जीवन के बारे में या जीवन के लक्षणों के बारे में बात की कि जीवन के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से सजीव और निर्जीव अलग अलग होते हैं। तो इस पॉइंट पर आज हम थोड़े से अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जिनको आप इस प्रकार से कोशिश कीजिएगा लिखने का प्रयास उस पर करने की। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जीवन के लक्षणों का वर्णन करें, कि जीवन के लक्षण क्या है। तो अभी हमने पीछे कुछ स्लाइड्स में इन जीवन के लक्षणों के बारे में बात की कि जीवों में लक्षण जैसे वृद्धि है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है, या इसी प्रकार से उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया वगैरह, या इसी प्रकार से उपापचय वगैरह की, उन सारे लक्षणों को यहाँ पर डिस्कस करना है। और एक और प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि सजीवों और निर्जीवों में अंतर बताइए। तो एक तरफ सजीव और एक तरफ निर्जीव बना करके भी आप कॉलम बना करके भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि सजीवों में बता दें कि सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। मतलब कमोबेश दोनों का आंसर लगभग एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो अलग होगा। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर उन पॉइंट्स को तुलनात्मक रूप से बताएंगे कि ये सजीवों में है और निर्जीवों में नहीं है। तो जीव विज्ञान के इस पहले इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है उसमें हम यहाँ पर सजीवों या जो जीवन के लक्षण है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जीव विज्ञान के किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।